गुड इवनिंग ऑल द व्यूअर्स। आप सबों का आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत सारे प्रश्न जमा हो गए हैं जिनका आज व्हाट्सएप से प्रिंट निकाल करके समय निकाल करके मैं आप लोग को जवाब दे रहा हूँ और साथ साथ आम सूचना भी दे रहा हूँ कि बहुत से लोग कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट है जिसमें बहुत सा कागज़ देखने की आवश्यकता है। वो सब कागज़ के बगैर सवाल पूछते हैं और जवाब चाहते हैं तो बड़ा कठिन काम है और लंबा लंबा सवाल कॉम्प्लिकेटेड लिखते हैं, इसलिए वो सब दिक्कत है। और वैसे लोगों को आ करके मिल करके और कागजात ले करके तब राय देना चाहिए तो सही आगे। और जिसमें या तो केस चल रहा है या केस होने की संभावना है, बराबर कहते हैं कि आप इतना लंबा लंबा अवॉइड कीजिए। अब एक आदमी ने 86 पेज का एक कोर्ट का जज ऑर्डर शीट और जजमेंट भेज दिया, उसका प्रिंट निकालना पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसा हाथ का लिखा हुआ फेंट भेज देते हैं जो पढ़ा नहीं जाता है, प्रिंट निकालने पर भी नहीं पढ़ा जाता। तो ऐसे और बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सा फालतू सवाल है, कुछ कंफ्यूजिंग सवाल है, कुछ भेग सवाल है। अब आगे से अब वैसे सवाल को हम इंटरटेन नहीं करेंगे और उसका कोई जवाब नहीं देंगे। इसलिए आप सभी श्रोताओं से आग्रह है कि सीधा और सटीक सवाल पूछें। अगर वस्तुतः आपको बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ पूछना है और प्रॉब्लम है तो उसके बारे में पूछें। अगर आपका केस चल रहा है या केस होने की संभावना है या अगला पार्टी आपके ऊपर केस कर दिया है या कोई पहले का कोर्ट का ऑर्डर है देखना है या कोई पुराना डॉक्यूमेंट है, कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में समझना है तो वो सब सवाल पूछना बंद कर दीजिए। अगर ऐसा सवाल पूछिएगा तो हो सकता है कि आगे से आपको उसका जवाब नहीं मिले। और जो भी आप हाथ से लिखते हैं वो सवाल हाथ के लिखने के बजाय आप उसको टाइप कर लीजिए, हिंदी में या अंग्रेजी में। व्हाट्सएप पर ही टाइप कर दीजिए। खुद अगर नहीं कर सकते हैं व्हाट्सएप पर टाइप तो अलग से टाइप करा करके उसका फोटो करके साफ साफ भेजिए, तब आसान रहेगा। इसलिए जैसे कि अभी पहला प्रश्न जो ले रहे हैं देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे बड़का और कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न को ही पहले हम ले रहे हैं और उसको हम पढ़ते हैं। और हम समझते हैं कि जितने श्रोता लोग सुन रहे हैं उसमें से बहुत लोग वकील भी हैं, बहुत जज भी हैं, बहुत से पुराने कोर्ट कचहरी जाने वाले लोग हैं जो लिटिगेंट टाइप के हैं, जिनको भी कुछ कानून का साधारणतः ज्ञान हो गया है। अब बहुत सा श्रोता लोग का भी ज्ञान वर्धन हो गया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसे सवाल का जवाब सिर्फ सवाल देख करके जवाब कैसे दिया जा सकता है, जब सवाल अपने आप में या तो कॉम्प्लिकेटेड हो या इनकम्प्लीट हो या कंफ्यूजिंग हो। अब जैसा पहला प्रश्न लेते हैं, ये भेजने वाले हैं खालिद शाहीन। ये लिखते हैं, नमस्कार सर जी, मैं खालिद ईस्ट चंपारण मोतिहारी से, मैं एक फिश फार्मर हूँ। अब हालांकि फिश फार्मर लिखे हैं, होना चाहिए फिश फार्मर, मछली का रोजगार करते ही तो हम समझ गए। मुझे एक मैटर समझना था। मेरे पूर्वज के नाम से 10 खाता है। सब खाता 1/2 शमशेर अली व नियामत अली बहिस्से बराबर है, लेकिन सिर्फ 2 खाता 7 और 17 मौजा मेघुआ 1/3 हो जाता है। नजीर व याकूब वो जकारिया बल शमशेर अली, एक हिस्सा बहिस्से बराबर। जमदार वो अब्दुल बल नियामत, एक हिस्सा बहिस्से बराबर। ईसा वो मूसा तुजार, एक हिस्सा बहिस्से बराबर। तुजार भी नियामत के ही बेटा थे। सर्वे में टाइम सर्वे टाइम मिर्ज थे। पोता का नाम हो जाता है खाता में। एक हिस्सा 2 बटा को, एक हिस्सा 2 पोता को, नियामत के वंशज को 2 हिस्सा हो गया और शमशेर के बेटा को एक ही हिस्सा होता है। लेकिन इन दोनों खाता की पूरी रकवा शमशेर के पुत्र के कब्जा में है। इन दोनों खाता 7 और 17 का साबिक खाता मलंग के नाम से 10 खाता था, जो RS 7 बना। लेकिन 1912 मलंग से पूरी खाता रजिस्ट्री हुआ है। नजीर के नाम से RS खाता का एंट्री गलत हुआ है, पर जमीन आज तक नजीर के वंशज के दखल में है और खाता 17 का साबिक बहोरी अहीर के नाम से था, जो खाता 22 था, RS 17 बना।
बहोरी अहीर के पत्नी मुसमात पहुनिया से 1904 को रजिस्ट्री है। याकूब के नाम से इसमें भी आरएस खाता का एंट्री गलत हुआ है। पूरा खाता आज भी याकूब के वंशज के दखल में है और खाता 7 का जमाबंदी जमींदारी प्रथा के वक्त से अभी तक नजीर के नाम से चल रहा है। कुल 7 खेसरा है। सभी खेसरा की चारों चौहद्दी नजीर ही बोलता है और खाता 17 की जमाबंदी जमींदारी प्रथा से लेकर अभी तक याकूब के नाम से चल रही है। कुल 12 खेसरा है। सभी खेसरा की चारों चौहद्दी लोगों के खतियान याकूब ही बोलता है। अब इधर आकर जमादार ईसा के वंशज हिस्सा के लिए डिस्टर्ब करता है। खतियान एंट्री गलत था पर जमीन 1912 दस्तावेज और 1904 दस्तावेज के वंशज ही जोत रहा है। अब उन लोगों का जवाब कैसे दूं? पूरी जानकारी देने की कृपा प्रदान करें। करूं तो क्या करूं? मैं क्या करूं? आरएस खाता में तो उन लोगों का नाम है। तो इतना तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी लिख दिए, अलिफ लैला की कहानी के जैसा सब लिख दिए, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। खालिद रशीद साहब, खालिद शाहीन साहब, आपको सारा कागजात ले करके वकील के पास जाना पड़ेगा। जितना खतियान दे रहे हैं और जो रजिस्ट्री का वसीका है वो देना पड़ेगा। उतना ही नहीं, आपको सिजरा बना के देना पड़ेगा। इतना पढ़ने के बाद हमने सिजरा बनाया। शमशेर और लियाकत दोनों भाई थे। नियामत के 3 लड़के थे, जलान, अब्दुल और जहूर के पोता ईसा और मूसा थे। और इनके शमशेर के 3 लड़के नाजिर, अकूब, जकारिया थे। लेकिन ये दोनों आपस में क्या थे? सिजरा मिलता नहीं है, सही मिलता नहीं। तो आपको इसके लिए मेरे पास, अगर हमसे राय लेना चाहते हैं, तो आपको सही सही राय जानने के लिए मेरे पास पूरा जितना भी खतियान का एंट्री आप बताए हैं वो खतियान, आरएस खतियान, सीएस खतियान लेके आना पड़ेगा। और प्लस जमीन का पूरा लिस्ट बना के लाना पड़ेगा, किस जमीन पर किसका कब्जा है। और 1904 का जो रजिस्ट्री है, 1912 का जो दस्तावेज है, वो सब दस्तावेज आपको लाना पड़ेगा। और अपने खानदान का सिजरा बनाकर, कुर्सीनामा बनाकर लाना पड़ेगा और कब किन की मौत हुई। और ये जानना जरूरी है। पूछने के बाद पता चलेगा कि जिस समय खतियान बना उस समय बटे हुए थे कि नहीं थे, और ओरिजिनल जमीन कैसे आया, पहले किसका था। खतियान में नाम हो जाने से ये नहीं होता है कि उन्हीं का खास प्रॉपर्टी था। तो ये केस क्या है, सही में ये जानकारी होगा। आपको फैमिली हिस्ट्री आपके कोई बुजुर्ग बच्चे होंगे परिवार में, वो बताएंगे। अगर वो नहीं बताएंगे तो आपको बताना होगा, उसके आधार पर केस बनाना होगा। और केस बना करके इसका निपटारा बिना कोई केस के नहीं हो सकता है। और सिर्फ राय लेने से आपका काम नहीं चलेगा। आप कहते हैं कि पूरी जानकारी देने की कृपा प्रदान, हम क्या जानकारी देंगे? आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी आप खुद ने बताइएगा कि कैसे कैसे जमीन में बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ, क्यों कैसे जोत रहा है, कब कौन मरा, किसका कितना हिस्सा आवेगा शरीयत के मुताबिक, क्योंकि मोहम्मदन लॉ के कानून के हिसाब से होगा। तो खतियान जिसका बन गया, ज़्यादा का बन गया, वो हिस्सा उसका कम हुआ, या खतियान के हिसाब हिस्सा हुआ, बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ, आज तक इजमाल चला रहा है। बहुत सा बात है जो जानकारी लेना जरूरी है। लेकिन आप भेग बात बोलते हैं कि जमादार और ईसा का वंशज हिस्सा के लिए डिस्टर्ब करता है। तो क्या डिस्टर्ब करता है? आपको क्या करता है? डिस्टर्ब कर देने के बाद कोई बीमारी का तो पता नहीं है आपको। डॉक्टर को बोलिए कि हमारा मन नहीं लगता है, और खाली इतने कहीं हमारा मन नहीं लगता है, तो आपका क्या इलाज करेगा? कौन सा बीमारी है? मन लगने का तो कोई दवाई है नहीं। तो आपको डिस्टर्ब करता है, तो डिस्टर्ब से रोकने का कोई इलाज मेरे पास नहीं है। कैसे डिस्टर्ब करता है? जमीन पर गया, मारपीट किया, कब्जा कर लिया, तो उसका उपाय होगा। या वहाँ पर कोई केस कर दिया, तो केस कौन सा, सिविल केस है या क्रिमिनल केस है, तो उसका उपाय बताएंगे। अगर वो कहीं म्यूटेशन का झगड़ा किया तो उसका उपाय बताएंगे। जमाबंदी कैंसिलेशन का किया तो उसका उपाय बताएंगे। तो ये सब आपका जो है भेग है। और अलिफ लैला की कहानी लिख देने से कुछ नहीं होगा। आपको कोई वकील सही जानकारी नहीं देगा जब तक पूरा कागजात लेके जाइएगा नहीं। और ये आप चाहिएगा कि यूट्यूब पर दे करके सवाल पूछ करके जो राय मुफ्त में घर बैठे मिल जाता है, उससे आपका काम चल जाए, उससे आपका नुकसान होगा, कोई काम नहीं होगा। और हम भी जो राय देंगे वो सही नहीं होगा। खुद हम नहीं समझ रहे हैं कि आपका क्या डिस्टर्ब कर रहा है और कौन डिस्टर्ब कर रहा है। अगर डिस्टर्ब कर रहा है सही सही बताएंगे, तो आपका डॉक्यूमेंट्स हमने देखा नहीं है, तो जितना आपने लिखा है उससे आपका सही असलियत पता नहीं चलता है कि किसका कितना हिस्सा था और बंटवारा हुआ था कि नहीं हुआ था। ये सब बहुत सा चीज़ है जो आपसे पूछेंगे, पूछने के बाद आपसे जानकारी लेंगे, ये आप आ करके बताइएगा। तो इसके लिए आप सारा कागजात लेके, समय लेके मेरे पास आइए। और जब आइएगा तब आपका आगे का निराकरण देंगे, तब बताएंगे कि आगे आपको क्या करना है। और फिर आप कहते हैं उन लोग का जवाब कैसे दूँ?
तो जैसे वो लोग दावा करता है, मौखिक दावा करता है, तो ऐसे मौखिक जवाब दीजिएगा। अगर वो लिख करके कुछ आप पर दावा किया है, तो वो लिख के क्या दावा किया है तब उस मेरे पास लाइएगा, तब उसका जवाब लिखा देंगे। जवाब लिखाने का ज़रूरत थोड़ा-सा लिखा देंगे। तो इसलिए खाली साहब आपका पूरा प्रश्न जो है वो फुल ऑफ कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन जब तक रहेगा जब तक कि सारा डॉक्यूमेंट्स कोई वकील देखेगा नहीं, आपके इतना बयान से नहीं पता चलेगा। जो खतियान में लिखा हुआ उसका मतलब है कि उस समय उसका उतना ही हिस्सा था और उसी हिसाब से कब्जा था, इसका मतलब ये है। लेकिन सीएस और आरएस में चेंजेज हुआ, और सीएस बनने का क्या आधार था ये भी देखना होगा, और सीएस के बाद आरएस बनने के बीच में क्या क्या तब्दीली हुआ, उसमें कोई खरीद बिक्री हुआ, कौन आदमी मर गया, किसका हिस्सा किसको मिल गया, ये सब जानकारी लेना होगा। और तब उसके हिसाब से आपका लाइन ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा, और आपका अपना केस बनाना पड़ेगा कि आपको कौन सा ज़मीन आपका है जिस पर आप दावा करते हैं, और कौन सा ज़मीन आपको जाने का डर है, या कौन सा ज़मीन जो आपका है वो खिलाफ पार्टी कब्जा की हो, ये सब जानना ज़रूरी है। तभी आपको सही-सही जानकारी मिल सकती है। इसलिए आइंदे से जितने श्रोता सुन रहे हैं, सभी श्रोता से अनुरोध है कि ऐसे प्रश्न का पूछ करके, इतना लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर को पूछ करके आप जवाब लेने का कोशिश नहीं करें। अपना समय भी बर्बाद करेंगे, मेरा समय भी बर्बाद होगा, और आगे से हम इस सब प्रश्न को देखेंगे नहीं, व्हाट्सएप पर देखेंगे हम सीधे डिलीट कर देंगे या आपका व्हाट्सएप ब्लॉक कर देंगे। इसलिए आप वैसा ही प्रश्न पूछिए जो सीधा और सटीक हो, और जिसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी हो, और शॉर्ट में जानकारी दे सकते हैं आप, तो शॉर्ट में हम भी जानकारी दे सकते हैं। वैसा प्रश्न समझ करके और लिखिए, और ताकि आपका जवाब मिल सके। अदरवाइज ऐसे प्रश्न को अब नेग्लेक्ट किया जाएगा, उसका कोई इंटरटेनमेंट नहीं होगा, उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। उसका दूसरे प्रश्न करता है संतोष चौधरी। ये कहाँ से लिखते हैं, क्या करते हैं, इनका कुछ अता पता नहीं है। इन्होंने लिखा है ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए क्या प्रोसेस है। एक फोटो इन्होंने भेजा है, एक पन्ने का हाथ से लिखा हुआ, जो पूरा घिच-पिच लिखा हुआ है, व्हाट्सएप पर भी पढ़ने लायक नहीं है, उसका प्रिंट निकालने पर भी पता नहीं चलता। ये सिर्फ चाहते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन, और आपका टाइम चाहिए। तो सुन लीजिए संतोष चौधरी जी, ऑनलाइन कंसल्टेशन के पहले आपका क्या प्रॉब्लम है वो पूरा हमको समझना होगा, और कौन सा कागज है जिसके आधार पर हम आपका प्रॉब्लम समझें, वो सब कागज पढ़ना होगा। तो उस सब कागज को मेरे पास कुरियर से या स्पीड पोस्ट से आपको भेज देना पड़ेगा पहले, और उसके बाद हम अकाउंट नंबर देंगे, उसमें कंसल्टेशन चार्ज आपको जमा कर देना होगा। तब व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के जरिए ऑनलाइन कंसल्टेशन हम आपको दे सकते हैं, और भी जोन टाइम में हम इधर से वीडियो कॉल करेंगे जब फ्री टाइम रहेंगे तब, या आपको देंगे तब आप उधर से कीजिएगा, तब बात हो सकती है। या मोबाइल पर भी हो सकता है, ऑनलाइन कंसल्टेशन हो सकता है। तो इसके लिए प्रक्रिया यही है। अच्छा होगा कि आप कागज़ात लेकर के आइए और फिज़िकल कंसल्टेशन कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको किसी कारणवश आने में परेशानी है या समय लगेगा, तो जो भी संबंधित कागज़ात है, इम्पोर्टेंट कागज़ात है, जिसके आधार पर राय लेना चाहते हैं, वो सब कागज़ का फ़ोटोकॉपी जो भेजिएगा, वो भी पढ़ने लायक होना चाहिए था। और अगर उर्दू में लिखा हुआ है या कैथी में लिखा हुआ है, पढ़ने लायक नहीं है, तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन करा कर के तब भेजिएगा। मेरे पता पर स्पीड पोस्ट भेजिए, 1 दिन में आ जाएगा, कुरियर से भेजिए तो भी 1 दिन में आ जाएगा, और उसके बाद दूसरा दिन कन्फर्म कर लीजिए कि मिला कि नहीं मिला, या व्हाट्सएप पर हम कन्फर्म कर देंगे, और तब जो टाइम देंगे पढ़ने के बाद, तब आपका क्वेश्चन क्या है उसमें वो कागज़ जो भेजिएगा उसी में अपना प्रश्न भी भेज दीजिएगा। जिस पॉइंट पर आप राय लेना चाहते हैं वो क्लियर प्रश्न भेजिएगा। कागज़ के साथ-साथ अपना प्रश्न क्लियर लिख करके भेज दीजिएगा कि हम इस पॉइंट पर आपकी राय चाहते हैं। तब हम ऑनलाइन कंसल्टेशन देंगे, या आप लेकर के आइएगा तो रूबरू फिजिकल कंसल्टेशन होगा। तो ये रहा संतोष चौधरी जी, और सभी श्रोताओं के लिए समझिए ये नोटिस है कि जो ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं, वो सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वो जितना भी संबंधित कागजात है, सबका पढ़ने लायक फोटो कॉपी, टाइप किया हुआ हो, अच्छा हो, पढ़ने लायक फोटो कॉपी, या कैथी या उर्दू में लिखा हुआ हो तो उसका हिंदी में टाइप किया हुआ कॉपी पढ़ने लायक, उसका फोटो करा के या सीधे डायरेक्ट टाइप किया हुआ कॉपी कुरियर से या व्हाट्सएप से मेरे एड्रेस पर पहले भेज दें। जब और उसमें अपना क्या प्रश्न आपका है या किस पॉइंट पर आप राय चाहते हैं,
वो क्लियर लिख दें, और तब हम उसका ऑनलाइन कंसल्टेशन का टाइम देंगे, और व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए कंसल्टेशन करके आप राय ले सकते हैं, या हम इधर से आपको व्हाट्सएप कॉल करके राय दे दें। उसके लिए हम अकाउंट नंबर देंगे, उस अकाउंट नंबर में कंसल्टेशन चार्ज 16,000 रुपया जमा करो। जिनका बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा और बहुत ज़्यादा कागजात होगा, तो उनका फीस 16,000 से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसा होगा कागज़, टाइम जितना लगेगा उसके हिसाब से हम बता देंगे, उतना रुपया जमा करना पड़ेगा। और वही चार्ज लगेगा जब आप आ करके मेरे पास बैठ के फिजिकल कंसल्टेशन कीजिएगा, तो वही मिनिमम कम से कम 16,000 रुपये लगेगा। अब बड़ा मैटर होने पर ज़्यादा भी लग सकता है, कितना टाइम का इन्वॉल्वमेंट है इस पर डिपेंड करता है। तो ये रहा संतोष चौधरी जी का। ये का बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ हाथ का है, लेकिन वो पढ़ने लायक नहीं, इसलिए क्या उन्होंने लिखा है उसको हमने पढ़ा ही नहीं, और उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर फिर आपको चाहिए राय लेना है, तो जो लिखे हैं उसको टाइप कराइए और उससे संबंधित कागजात मेरे पास भेजिए, तब आपको दिया जा सकता है, राय दिया जा सकता है ऑनलाइन या फिजिकल कंसल्टेशन। उसके बाद का प्रश्न है अभिषेक कुमार, ये कैमूर से हैं। ये लिखते हैं कि हम एलएलबी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। इनका कहना है, कई प्रश्न इन्होंने लिखा है। पहला है, प्रणाम सर, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट ऑफ सेल हो गया, कंसिडरेशन अमाउंट पूरा नहीं दिया परचेजर ने, तो क्या सेलर किसी और को जमीन बेच सकता है? आधा पैसा देने से टाइटिल पास करेगा गुरुजी। ये गुरुजी, हम तो शिष्य तो आपको बनाए नहीं, लेकिन गुरुजी मान रहे हैं तो ठीक है, आपको हम शिष्य के रूप में मान रहे हैं। उसके बाद फिर लिखते हैं, हमने इनका व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई दे दिया था। फॉर करेक्ट ओपिनियन कम विथ डॉक्यूमेंट और सेंड क्लाइंट, टाइटिल पासेज एज पर दी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। तो ये अगर लॉ स्टूडेंट है तो इशार को इशारा काफ़ी है, ये जवाब से मेरा समझ गए होंगे। लेकिन चूंकि अभी ये स्टूडेंट हैं, तो ये आपके समझ से परे है। बहुत से लोग, वकील लोग जो प्रैक्टिस में हैं, उनको भी ये सब चीज़ की जानकारी नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो केस होता है वो काफ़ी टेक्निकल होता है, और इस पर बहुत सा केस लॉ भी देखना पड़ता है, जो अनुभव के आधार पर है, और केस लॉ के स्टडी के आधार पर अपना ओपिनियन बना सकते हैं। लेकिन अब रही बात, जो इसमें जो केंद्र बिंदु में जो सवाल यही होता है, जितना छोटा प्रश्न है या सटीक प्रश्न है, तो इससे जवाब तो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन आपका केस में क्या है, ये जनरल जवाब होगा। आपके केस में क्या है, इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास कोई केस वैसा है और जिसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, तो आपको एग्रीमेंट फॉर सेल का जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट, उसके बाद सेल डेट जो लिखा गया है वो सेल डीड का डॉक्यूमेंट, दोनों जो है डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहिए। उसके बाद पेमेंट कैसे हुआ, कितना हुआ, पार्ट पेमेंट कब हुआ, उसका डिटेल्स चाहिए, तब इसके बारे में जानकारी सही मिलेगी। लेकिन आप जनरल जान लीजिए कि टाइटिल सेल डीड के रजिस्ट्रेशन होने से टाइटिल पास कर जाएगा, या पैसा पूरा देने से पास कर जाएगा, या पैसा आधा देने से टाइटिल पास कर जाएगा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये दो पार्टी के बीच एग्रीमेंट है। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, यानी कि सेल डीड में लिखा हुआ है कि आज के तारीख से हकीकत कब्जा दे दिया, टाइटिल पास करने के बारे में क्लियर लिखा हुआ है, तो दोनों पार्टी के बीच जो एग्रीमेंट बना, जो टर्म्स हुआ, या तो एग्रीमेंट फॉर सेल में लिखा हो, या जो सेल डीड है उसमें लिखा हो, और टाइटिल पास होने के बारे में क्लियर वर्ड में उसमें लिखा हुआ हो, तो पैसा नहीं भी दिया जाएगा तो भी टाइटिल पास कर जाएगा। और पैसा देने के बाद भी टाइटिल नहीं पास कर सकता है अगर नहीं लिखा हुआ और किसी कारण से। तो अमूमन जो होता है क्या, कि टाइटिल पैसा देने के बाद लोग समझते हैं जब पैसा दे दिया कुछ बकाया नहीं तो टाइटिल पास कर जाएगा, लेकिन इस टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या है, और टाइटिल पास करने का कोई और दूसरा कारण भी हो सकता है, नहीं पास करने का भी कारण हो सकता है। इसलिए दोनों पार्टी का इंटेंशन क्या है, वो डॉक्यूमेंट के कंटेंट से ही पड़ेगा। इसीलिए कहा था कि अगर वैसा जरूरी है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड मैटर है, तो इसमें करेक्ट ओपिनियन के लिए हम बोले थे कि कागज लेकर के आइए। अगर आप वकील हैं या वकालत पढ़ते हैं तो जरूरी क्लाइंट का मैटर है, तो क्लाइंट को लेके आइए, तो आपको सही ओपिनियन मिलेगा। अगर आप ये नहीं ला सकते हैं तो कानून जान लीजिए, आप खुद
वकील के रूप में उसको राय दे सकते हैं। अगर दूसरा आदमी आपसे पूछा है कि उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है टाइटल पास करने के बाद। अगर टाइटल पास करने के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप दूसरा सवाल फिर कहते हैं कि आप ज़मीन को बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं? तो आपको बेचने का तो कोई राइट नहीं है। अगर टाइटल नहीं भी पास करता है तो भी आप एक बार बेच दिए हैं, तो जान अगर पैसा बकाया है तो आप पैसा उससे वसूल कर सकते हैं, बेचने का तो कोई राइट नहीं है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया है, जनक दुलारी केस बक्सर का ही है, 2011 सुप्रीम कोर्ट है, उसको निकाल के देखिएगा। AIR में, SCC में, PLJR BLJR सब में रिपोर्टेड है, वो इम्पोर्टेंट केस है जनक दुलारी केस। उसके लिए कहना पड़ता है कि अगर रुपया बाकी रह गया है तो आपको उसको पहले नोटिस देना होगा, और उसमें रुपया नहीं दीजिएगा तो आपका टाइटल नहीं पास करना होगा। नहीं पास करेगा ऐसा लिखा हुआ उसके बारे में बोलना होगा। अगर वैसा नहीं लिखा हुआ है तो ये कहना होगा आपने रुपया नहीं दिया है तो आपको टाइटल नहीं पास किया है, और अभी तक मेरा ही कब्जा है। अगर आप ही का कब्जा एक्चुअल है और सचमुच में कब्जा उसका नहीं हुआ है, तो भी आप लिख सकते हैं कि हम कब्जा आपको नहीं देंगे जब तक कि पूरा पैसा नहीं दीजिएगा, टाइटल नहीं पास करें। और दूसरा, उसके बाद आप उस एग्रीमेंट को या सेल डीड को कैंसिलेशन डीड के जरिए कैंसिल भी कर सकते हैं। जब कैंसिलेशन कर दीजिएगा, पहले उसको नोटिस दे दीजिएगा, तब उसके बाद आप किसी को बेच सकते हैं। बिना नोटिस और कैंसिलेशन डीड किए हुए अगर बेचिएगा तो आपका दोबारा जो आप सेल डीड लिखिएगा, एक बार एक आदमी को बेचे, उसी को दूसरे आदमी को बेचे, तो दूसरा सेल डीड आपका इनवैलिड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो सब मिला के जनरल वे में ये ओपिनियन मेरा है, आपको ये राय दे रहे हैं अभिषेक कुमार, कि आप जो पूछते हैं कि एग्रीमेंट फॉर सेल हो गया, कंसिडरेशन अमाउंट पूरा नहीं दिया परचेजर ने, तो क्या सेलर किसी और को जमीन बेच सकता है? तो पहली बात तो ये है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट ऑफ सेल हो गया, कंसिडरेशन अमाउंट पूरा नहीं दिया परचेजर ने, तो इसका मतलब ये है कि सेल डीड अभी नहीं हुआ है। एग्रीमेंट फॉर सेल में तो पूरा अमाउंट तो देता ही नहीं देता है, तो ये भी आपने बीच का लिंक छोड़ दिया है। पूरा नहीं दिया है परचेजर ने, तो क्या सेलर किसी और को जमीन बेच सकता है? अगर सिर्फ एग्रीमेंट फॉर सेल हुआ है और पूरा अमाउंट नहीं दिया है, तब आप उसको कैंसिल करके एग्रीमेंट को नोटिस उसको दीजिए कि हम तैयार हैं सेल डीड लिखने के लिए, आप इतना दिन के अंदर पैसा दीजिए, और नहीं तो आपका ये एग्रीमेंट कैंसिल होगा। या एग्रीमेंट ऑफ सेल जो है, उस एग्रीमेंट में ही ऐसा क्लाउज है कि इतना दिन के अंदर अगर पैसा नहीं देंगे तो हमको दूसरे को बेचने का अधिकार रहेगा, या एग्रीमेंट कैंसिल होगा। तो वो भी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। तो एग्रीमेंट फॉर सेल से टाइटल पास ही नहीं करता है, किसी भी सूरत में एग्रीमेंट फॉर सेल से टाइटल पास नहीं करेगा। पैसा पूरा दिया हुआ रहेगा तो भी टाइटल नहीं पास करेगा। जब तक सेल डीड नहीं हुआ तब तक टाइटल नहीं पास करेगा। इसलिए आपका एक मिसिंग लिंक है। एग्रीमेंट फॉर सेल के बारे में सेल हुआ कि नहीं हुआ क्लियर नहीं लिखे हैं, लेकिन अगर हम मान के चल रहे हैं जो आपका लिखा हुआ है सही है, उससे पता चलता है कि सिर्फ एग्रीमेंट फॉर सेल ही हुआ है, सेल डीड नहीं हुआ है। तो एग्रीमेंट फॉर सेल हुआ है तो उसमें पूरा पैसा देने का प्रश्न ही नहीं है। तो मान लिया कि पूरा पैसा नहीं दिया है, आप चाहते हैं कि हम पूरा पैसा ले करके किसी दूसरे को बेचें, तो आप उसको पहले नोटिस दीजिएगा कि आपने हमको पैसा नहीं दिया, इतना दिन के अंदर आपको पैसा देना था और सेल डीड लिखवाना था। इसलिए अब आपको हम ये एग्रीमेंट फॉर सेल को कैंसिल करते हैं, अब हम दूसरे को बेच देंगे। और उसका जो पैसा है, अगर उसमें क्लाउज ऐसा रहेगा कि आप नहीं दीजिएगा तो आपका पैसा सोक्स हो जाएगा, फोरफिट कर जाएगा, तो पैसा नहीं भी लौटा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको वार्निंग दे सकते हैं कि आपका पैसा फोरफिट हो जाएगा, या उसमें हम इतना परसेंट काट लेंगे, हमको क्षति हो गया तो क्षतिपूर्ति के रूप में काट लेंगे। कुछ भी आप नोटिस दे सकते हैं। उसको नोटिस दे करके और उसको कैंसिल करके फिर दूसरे को आप बेच सकते हैं। तो ये दोनों स्थिति में आप बेच सकते हैं, सेल डीड होने के बाद भी और सेल डीड नहीं हुआ हो, सिर्फ एग्रीमेंट फॉर सेल है, उसमें भी बेच सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है सेल डीड के कंटेंट से या एग्रीमेंट फॉर सेल के कंटेंट से कि पार्टीज का इंटेंशन क्या है। अगर एक पार्टी फेयर है, एक पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट पूरा करने के लिए तैयार है, तो दूसरे पार्टी को वो इनवाइट करेगा, नोटिस देगा, रिक्वेस्ट करेगा
कि आप अपना पार्ट पूरा कीजिए, हम पार्ट पूरा करने के लिए तैयार हैं। यानी कि हम अगर बेचने वाले हैं तो हम कहेंगे आपको हम रजिस्ट्री सेल डीड लिखने के लिए तैयार हैं और आप हमको रुपया दे दीजिए, हम ज़मीन पर कब्जा दखल देने को तैयार हैं। अगर कब्जा दखल दे दिया है तो कहेंगे कि कब्जा दखल तो दे ही दिया है, आपको बाकी कागजात भी हम देने को तैयार हैं, अप टू डेट रेंट रिसीट देने को तैयार हैं, टाइटल डीड जो नहीं दिए हैं वो भी जो चीज़ है सब जैसा हो सकता है देने को तैयार हैं, आप इतना दिन के अंदर रुपया दे जाइए। अगर रुपया नहीं दीजिएगा और हमसे सेल डीड नहीं लिखवाइएगा तो आपका डीड को हम कैंसिल कर देंगे, दूसरे के यहाँ बेच देंगे। ऐसा नोटिस दे करके आप कैंसिल करके एग्रीमेंट को फिर उसको बेच। अगर मान लीजिए एग्रीमेंट रजिस्टर्ड डीड से हुआ एग्रीमेंट फॉर सेल तो उसको कैंसिलेशन रजिस्टर्ड सेल डीड से ही करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि सादा एग्रीमेंट है या ओरल एग्रीमेंट है तो आप लीगल नोटिस दे करके या लेटर से उसको दे करके अपने स्तर से कैंसिल कर सकते हैं। अगर सेल डीड हो गया होगा तो सेल डीड के बाद भी वो नोटिस दे सकते हैं। अगर सेल डीड में लिखा हुआ है कि अभी टाइटल नहीं पास किया है तो या उसमें कंडीशन होगा कि इतना रुपया देने के बाद पास करेगा या किस तरह का, इसलिए उसका डॉक्यूमेंट का कंटेंट्स देखना जरूरी है। और जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो दोनों का क्या इंटेंशन था डॉक्यूमेंट के कंटेंट से, यानी कि उसका विषय वस्तु है जो मजमून जिसको कहते हैं, उसको पढ़ के समझ के ही पता चलेगा कि टाइटल पास किया है कि नहीं किया है, करेगा कि नहीं करेगा। अगर टाइटल नहीं पास किया है तो दूसरे को बेचने का अधिकार रहता है, लेकिन उसका जो अधिकार हो गया है एग्रीमेंट फॉर सेल से जमीन पर जाने का उसको अधिकार नहीं है और न उसको टाइटल है। लेकिन उसको ये अधिकार है कि अगर आप सेल डीड नहीं कीजिएगा मुकरिएगा तो आपके खिलाफ वो केस करके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का डिग्री ले सकता है, यानी कि कोर्ट से आपको डायरेक्शन दिला सकता है कि आप इनको इतना दिन के अंदर सेल डीड कर दीजिए। तो उसको कोर्ट में दिखाना पड़ेगा कि हम बाकी पैसा देने के लिए तैयार हैं, हम खरीदने के लिए तैयार हैं, हम सेल डीड का रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हैं। तो वो अपना पार्ट दिखावेगा, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में रेडीनेस एंड विलिंगनेस। तो एनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हु इज रेडी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट if he has shown by his act, subsequent act or earlier act that he is ready and willing to perform his part of contract and the other party is failing in performing his part of the contract, that he can invite that party to fulfill the contract and to perform his part of the contract, otherwise the contract may be rescinded or cancelled। ऐसा करके आप दे सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये रहा अभिषेक कुमार जी, आप लॉ के स्टूडेंट हैं इसलिए थोड़ा डिटेल में आपको बता दिए ताकि आप समझिए, लेकिन इसमें गलती नहीं कीजिएगा कि बिना कागज बढ़िया से पढ़े हुए समझे हुए या किसी सीनियर वकील से बिना समझे हुए वो क्लाइंट को राय दे दीजिएगा, वो गलत काम कर देगा। अगर आपका अपना मैटर है तो आपने नहीं लिखा है तो आपसे भी गलती हो जाएगी, तो आपको किसी वकील के पास जाना चाहिए और दिखाना चाहिए, दिखाने के बाद आपको फिर उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। उसके बाद फिर आगे एक दूसरा प्रश्न लिखते हैं, ये लिखते हैं सर प्रणाम, हम एलएलबी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और घर मेरा कैमूर है, आपका हर लेक्चर ज्ञान से भरा रहता है। और लिखते हैं सर सीओ म्यूटेशन कैंसिल कर दिया 18 सितंबर 2023 को, सीआई और केसी के रिपोर्ट के आधार पर डीसीएलआर के यहाँ अपील 30 दिन के अंदर करना था लेकिन नहीं हुआ, अब क्या करना पड़ेगा गुरुजी, मार्गदर्शन कीजिए। तो देखिए व्हाट्सएप पर दिए, गुरुजी को पूछे हैं तो चेला जी आपको व्हाट्सएप पर ही हम लिख दिए थे, फाइल होगा माफी के साथ, तो आपको लिख दिए थे। तो आपने क्या किया, आप इसको समझे कि नहीं समझे हम तो नहीं कर सकते हैं, आपने फिर उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। माफ़ी होगा का मतलब अगर म्यूटेशन एक्ट में भी लिखा हुआ है कि अगर देर से दिया जाता है तो उसके लिए माफ़ी हो सकता है, या लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 5 में कंडोनेशन फॉर डिले का प्रावधान है, अगर कोई अपील फाइल करने में देरी हो जाती है तो उसको माफ़ी करने का अपीलेट कोर्ट को अधिकार है। आपको ग्राउंड देना पड़ेगा किस ग्राउंड से आपका डिले माफ़ किया जाए, किस कारण से आपका डिले हुआ। कोई भी कारण अगर रहेगा कोर्ट समझेगा कि हाँ जेन्युइन कारण है तो उसको माफ़ करके आप अभी भी देर नहीं हुआ है, आप अभी अपील फाइल कर दीजिए
और माफ़ी हो जाएगा, आपका अपील एडमिट होगा। अगर केस आपका बढ़िया हुआ तो आप उसमें जीत जाइएगा। उसके बाद फिर कल उन्होंने लिखा है कि 5000 सब्सक्राइबर होने पर बधाई बधाई दिया है। और फिर एक क्वेश्चन लिखा है, लेजिटिमेट सन को प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा नहीं, इस पर देखो वीडियो बना दीजिए। देखिए, हर बात का वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। जब समय मिलेगा, जो बहुत ज़रूरी टॉपिक है, वर्निंग टॉपिक है, और उसके आधार पर हम कभी कभी लेक्चर दे रहे हैं, जिसको बोल सकते हैं फरमाइशी लेक्चर, लेक्चर ऑन डिमांड। वो भी होता है, जुडिशियल ऑफिसर का क्लास जब लेते थे तो उन लोग की तरफ से भी बहुत बार डिमांड होता था कि इस पॉइंट पर लेक्चर दिया जाए। वहाँ तो जनरली रूटीन रहता था जुडिशियल ऑफिसर के क्लास में, जो रूटीन रहता था, जो सब्जेक्ट दिया जाता था उसी पर क्लास लेते थे, और रूटीन सर्कुलेट हो जाता है। वो उसी हिसाब से सभी जुडिशियल ऑफिसर के ग्रुप में जितने भी रहते हैं, जो अटेंड करते हैं, उन लोग को मालूम रहता है, पहले से एडवांस मालूम रहता है, और जो फैकल्टी रहते हैं उनको मालूम रहता है, तब उस पर लेक्चर देते हैं। तो वो उसमें तो पहले से पता है कि इस पॉइंट पर हमको लेक्चर देना है, लेकिन बाद में लेक्चर के दौरान उसमें सब्जेक्ट चेंज भी होता है, या डिमांड हुआ जुडिशियल ऑफिसर का बाद में भी, तो अदर देन एकेडमी लेक्चर में भी, कुछ जनरल लेक्चर में भी जहाँ नहीं हो सका या छूट गया, उस पर भी लेक्चर दिए। उसी तरह से कुछ वकीलों का डिमांड हुआ है तो उस पर भी दिए हैं। फिर देखेंगे, आपको ये लेजिटिमेट वाला है तो बहुत इस पर अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। एक लाइन का जवाब है कि लेजिटिमेट चाइल्ड और इलिजिमेट चाइल्ड में इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में कोई फर्क नहीं है। इलिजिटिमेट चाइल्ड को और लेजिटिमेट चाइल्ड को दोनों को बराबर हक वो हिस्सा है हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से। जैसे मान लिए एक आदमी है, एक आदमी है, उसने एक शादी किया, उससे 2 लड़का है, और पहली बीवी के रहते हुए दूसरी शादी कर लिया, तो दूसरा शादी वॉइड हो गया, तो उससे जो बच्चा हुआ इलिजिटिमेट कहलाता था पहले। लेकिन 86 में हिंदू मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट हो गया, तो उसके बाद इलिजिमेट नहीं माना जाता है, तो वो दूसरा दूसरा शादी से भी मान लिया कि 2 लड़का हो गया, तो अगर ए मर जाएगा तो चारों लड़का को बराबर हक वो हिस्सा मिलेगा। इसलिए उसको हक और हिस्सा होता है, प्रॉपर्टी राइट उतने है जितना लेजिटिमेट को है। या दूसरा शादी मान लिया वॉइड नहीं होता, वो किसी केप्ट को रखे हुए होता, किसी बिना शादी के रखे हुए था, लिव इन रिलेशनशिप में होगा, या केप्ट या मिस्ट्रेस होगी और उससे बच्चा पैदा हो गया, तो वो इलिजिमेट माना जाएगा। तो वो इलिजिमेट संतान को भी उतना ही शेयर मिलेगा जितना लेजिटिमेट को। दोनों में सक्सेशन के हिसाब से, हिस्सा बखरा के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी आपके सवाल का जवाब हो गया। और कल एक मधुबनी से लिखे हैं, लेकिन क्या है नाम नहीं लिखे हैं, मधुबनी खाली पता चलता है। और उन्होंने लिखा है कि खतियान में और केवाला में दोनों में एरिया फर्क है। खतियान में कुछ ज़्यादा लिखा हुआ है, या कम लिखा हुआ है, केवाला में ज़्यादा लिखा हुआ है। तो अगर विवाद होगा तो हम दोनों दिखा सकते हैं कि नहीं, तो ये सब भी भेद प्रश्न है। तो कहाँ विवाद हुआ, नहीं विवाद हुआ, इन एंटिसिपेशन भविष्य में क्या होगा, इसके बारे में पूछना और सटीक जवाब देना बड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर कहीं विवाद एक्चुअली है, कोर्ट में है, तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि खतियान सही है कि सेल डीड सही है। दोनों तो सही नहीं हो सकता है, एक एक में कम है, एक में ज़्यादा है, तो एक सही होगा, एक गलत होगा। तो आपको जिसमें लाभ है और जो सही है, जिस सच्चाई है और जिससे आपको लाभ है, वो रास्ता अपनाना चाहिए, या जो आप कोर्ट में प्रमाणित कर सकते हैं। अगर आपका सेल डीड है तो सेल डीड से आपने जो खरीदा वो आपका वैलिड टाइटिल है, क्योंकि आपके बेचने वाले के पास उतना ही जमीन था। मान लीजिए कि आपने सेल डीड में 15 डिसमिल खरीदा, तो आपका जो विक्रेता था उसको 15 डिसमिल पर टाइटिल था, तो उसने जो बेचा सही बेचा, और 15 डिसमिल पर आपका कब्जा हो गया तो आपका कब्जा सही है। और बाद में खतियान बना तो उसमें मान लिया कि 10 डिसमिल का खतियान बन गया, तो खतियान बनाने वाले ने गलती किया। हो सकता है कि आपने अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया हो समय पर, या खिलाफ पार्टी जिसके नाम से खतियान बना वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा के भ्रमित कर दिया हो, या साबित कर दिया होगा कि आपका विक्रेता जो था उसको 15 डिसमिल का अधिकार बेचने का नहीं था, उसको 5 ही डिसमिल का था, तो हो सकता है कि खतियान में आपका 10 डिसमिल कम जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको ये देखना होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट सही है और किस आधार पर कौन डॉक्यूमेंट बना और किस आधार पर आपका कब्जा है,
और किससे आपको लाभ होगा, उसी हिसाब से आपको अपना दावा जहाँ ज़रूरत होगा करना चाहिए और वही दिखाना चाहिए। दूसरा तो आपका विरोधी पार्टी दिखाएगा, लेकिन अगर कोर्ट आपसे माँगेगा कि आपके पास है तब उस समय दिखाइएगा, जब कोर्ट में कोई विवाद होगा तो छिपाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अपना केस खुद बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है विश्वनाथ कुमार सिंह, ये भी कहाँ से लिखते हैं इनका कुछ पता नहीं। तो ये एक लिखे हैं, लंबा चौड़ा लिखे हैं और एक ऑर्डर शीट भेजे हैं और वो पढ़ने लायक लिखा हुआ है ही नहीं है। और उसमें वो लिखा हुआ है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, मार्गदर्शन करें। तो हमने जवाब दे दिया था कि ऑर्डर शीट है, तो पढ़ने लायक है ही नहीं, तो उसमें क्या मार्गदर्शन करें। इसलिए ऐसे ऐसे सवाल भेजने वाले को, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट भेजने वाले जो भी श्रोता है, उनको हिदायत है कि ये सब काम करने से आप परहेज करें और आइंदे से इस तरह का प्रश्न नहीं भेजें जिसका कोई और अंत नहीं है, और ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कोई आपको मतलब नहीं है, उसका कोई और अंत नहीं। पुराना डॉक्यूमेंट है, पीला कागज हो गया है, फेंट इंक है, तो उसको पढ़ करके ही हम क्या करेंगे। और सिर्फ एक लाइन किसी डॉक्यूमेंट का पढ़ करके कुछ नहीं समझा जा सकता, और किस मकसद से आप पूछ रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है, ये भी पता नहीं चलता है। तो ये भी आपका हो गया सवाल का जवाब। उसके बाद का प्रश्न आता है वरुण कुमार लिखते हैं, मैं वरुण कुमार मधेपुरा से बोल रहा हूँ। इस डिग्री को सीओ साहब नहीं मानते हैं, इसमें रक, रकबा सुधार कैसे होगा। खसरा नंबर 3380 का पर्चा हरिजन के नाम से बन गया है, को कैंसिल कैसे कराएं। देखिए, अगर कोई आपके पास फैसला है, आप लिखे हैं कोई डिग्री है, तो उसको सीओ नहीं मान रहा है, तो सीओ नहीं मान रहा है तो क्या हुआ, आपका पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, तो आप अपील कीजिएगा। अब नहीं मान रहा है तो जबरदस्ती तो नहीं मनवाइएगा। उसको कानून के अंदर सिविल कोर्ट का कोई डिग्री है तो सीओ के ऊपर बाइंडिंग है, वो मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानेगा तो उसका ऊपर का कोर्ट मानेगा, तो आप उसके अगेंस्ट में कौन सा मैटर है, म्यूटेशन का मैटर है, तो आप फिर अपील कीजिए, डीसीएलआर के यहाँ अपील कीजिए। उसके बाद आप पर्चा कैंसिल कराने की बात कर रहे हैं, तो उसका तो अलग कानून है। पर्चा कैंसिल कराने के लिए आप कलेक्टर के यहाँ दरखास्त दीजिए, तब पर्चा कैंसिल होगा। अगर कलेक्टर नहीं करेगा तो आपको फिर हाई कोर्ट आना पड़ेगा। ये आप सिविल कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं। अगर आपका ज़मीन का टाइटल है तो आप अपना टाइटल डिक्लेयर करके वहाँ से पर्चा कैंसिल करवा सकते हैं। तो आपके पास वही ऑप्शन है। आपका भी प्रश्न ऐसा ही है जिसका कि कोई और अंत नहीं पता चलेगा बिना कागज़ देखे हुए। जैसे आप जो डिग्री के बारे में बात कर रहे हो, कौन सा डिग्री है, किस कोर्ट का है, किस बात का डिग्री है, आप फिर सीओ के यहाँ किस पर्पज से उस डिग्री को आप दाखिल किए हैं, किस मुकदमा में दाखिल किए हैं, कब दाखिल किए हैं, ये सब कुछ नहीं पता चलता। तो इस तरह से आप लोग जो सवाल पूछते हैं, उनको खुद पता नहीं है कि हम कौन चीज़ पूछ रहे हैं, हम किस उद्देश्य से पूछ रहे हैं, हमको कैसे पूछना चाहिए। तो ये सब समय अपना भी बर्बाद करते हैं, मेरा भी समय बर्बाद करते हैं, इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा प्रश्न को नहीं लिया गया, हमारा प्रश्न को नहीं लिया गया। तो अब आगे से समझिए, अगर 2 बार 3 बार लेक्चर अगर आ जाए, आपने प्रश्न दिया और 2-3 लेक्चर में अगर उसका उत्तर नहीं आया, तो समझिए वो आपका प्रश्न इग्नोर हो गया, वो उत्तर देने लायक नहीं है। आप अंदाज से समझ लीजिएगा, और नहीं तो आइंदे से ऐसा प्रश्न ही नहीं पूछेगा। उसी तरह से एक अगला प्रश्न है सुधाकर सिंह आतापुर, ये लिखते हैं, सर प्रणाम, आपका संवाद सुनकर कम पढ़े लिखे भी अपना अधिकार बचाने का प्रयास करते हैं। गांव में कम पढ़े लिखे भी पंच बनकर किसी का अधिकार छिनवा देते। ये सब जनरल भाषण वाला बात है, नेता वाला बात है, काम की बात कुछ नहीं। ये सब चीज़ आप अवॉइड कीजिए। सर मेरे पापा के साथ ऐसा ही हुआ है। मेरे पापा 4 भाई थे, पापा चारों भाई बंटवारा सादा कागज पर ही पंचनामा बनाया था। 2 भाई नावल थे, एक चाचा नावल पापा के साथ ज्वाइंट अपना हिस्सा लेकर पापा के साथ थे। एक चाचा नावल दूसरे चाचा के लड़के को स्टैम्प पेपर पर लिखित अपना अधिकार दिए, पर रजिस्टर नहीं करवाया है। जो मेरे पापा के साथ नावल चाचा थे, उनका आधा जमीन ले लिया है। पंचनामा सादा कागज पर लगभग 70 डिसमिल भीट जमीन है।
वो अभी 7 साल हो गए रजिस्टर नहीं करवाया है, कोई भी पंचनामा का रजिस्टर नहीं हुआ है। सर मेरा गलती माफ़ करेंगे सर, आपसे सही रास्ता का अनुभव होता है। का आभारी सुधाकर सिंह, ग्राम आतापुर, समस्तीपुर। आप क्या चाहते हैं, आपका भी कुछ अता पता नहीं चलता है, और आपका कौन सा पंचनामा का कागज है, पंचनामा का कागज भी नहीं दिखाए हैं। आपने कोई कुर्सीनामा भी नहीं भेजा है, जमीन का कोई विवरण भी नहीं भेजा है। तो आप किस बात का राय चाहते हैं, कुछ नहीं पता चलता है। लेकिन हम अपने अनुभव से और आपके जो लिखने का ट्रेंड है उससे एक अंदाज से लगाते हैं कि आपके साथ आपके जो चाचा थे मर गए, तो उनका जमीन आपको होगा कि उसमें जो दूसरे चाचा अलग थे उनका होगा कि नहीं होगा, ये कानूनी बिंदु पर आप जानना चाहते हैं। तो इसमें आप दिखाना पड़ेगा कि जो चाचा आपके साथ थे वो पहले बंटवारा परिवार में हो चुका था। जैसा कि आप कहते हैं पंचनामा बंटवारा, तो बंटवारा का अगर कागज है, जैसा पंचनामा बंटवारा है, तो उसमें चार्ट में सब प्लॉट लिखा हुआ होगा। तो जो चाचा लावल थे उनको भी कुछ जमीन मिला होगा, कुछ आपके पापा को जमीन मिला होगा। तो बाद में सब बंटवारा के कुछ दिन के बाद आपके लावल चाचा और आपके पिताजी दोनों एक साथ हो गए, यानी कि एक साथ होकर रहने लगे, ज्वाइंट हो गए। उसको बोलते हैं हिंदू लॉ में रीयूनियन, रीयूनाइट कर गए। तो अगर कोई केस होगा, विवाद होगा, तो आपको ही कहना पड़ेगा वो रीयूनाइट कर गए। तो वो जमीन उनके नावल चाचा मर गए, नावल जो थे, तो वो आप ही का होगा। उसमें दूसरे चाचा या उनके चाचा के लड़के जो अलग है उनका कोई हक वो हिस्सा नहीं होगा। फिर आप कहते हैं कि पंचायती बंटवारा करके कोई ले लिया, कोई पंचनामा बनाया बिना रजिस्ट्री का पंचनामा, तो वो पंचनामा कब बना, 7 साल हो गया। तो 7 साल पंचनामा को कैसे आप पता चला, कहाँ आप देखे? अगर वो पंचनामा को आप अवॉइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दफा 34 आर्बिट्रेशन एक्ट में सेक्शन 34 में कोर्ट में केस करना पड़ेगा, वो पंचायती के कागज को कैंसिल कराने के लिए। और नहीं तो फिर टाइटल मुकदमा में जाइए। अगर आपको सचमुच में जमीन पर झगड़ा है और नाबल्द चाचा के हिस्सा आपके हाथ से बेहाथ हो रहा है, खिलाफ पार्टी आपके जो चचेरा भाई लोग हैं आपको कब्जा कर लिए हैं, तो आपको टाइटल में जाना होगा। या कब्जा करने का कोशिश कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो भी आपको टाइटल में जाना होगा। या आपका कागज का कोई दूसरा कागज उन्होंने बना लिया आपके जमीन का, तो उसको कैंसिल कराने के लिए, या उन लोगों ने कोई केस कर दिया होगा, तो केस का कागज लेके तो हर हालत में आपको वकील के पास जाना ही होगा और पैसा खर्च करना ही होगा, तभी आपका निराकरण होगा। आप सिर्फ व्हाट्सएप पर प्रश्न भेज के हमरे राय से आपका निर्धारण नहीं होगा डिस्प्यूट का, उसका कोई फैसला नहीं होगा, ना आपको कोई रिलीफ मिलेगा। इसलिए आपको जो भी सवाल पूछे हैं वो सवाल भेग होने के बावजूद भी उसका हम जवाब दे रहे हैं, क्योंकि 2 पॉइंट इसमें प्रमुख रूप से है कि बँटवारा के बाद अगर 2 भाई एक साथ हो जाते हैं, तो उसमें रीयूनियन का पॉइंट होता है। रीयूनियन का मतलब फिर से जुट जाना। मान लीजिए कोई चीज़ हड्डी टूट गया तो फिर जुट जाता है कि नहीं, उसको रीयूनाइट करते हैं। तो फिर से वो इजमाल खानदान बन जाता है। तो 2 भाई बँटे हुए थे, अब बाद में जुट गए तो दोनों का इजमाल खानदान हो। अब बाकी जो भाई बँटे हुए उनको बँटे हुए भाई को हिस्सा नहीं जाएगा। तो जो साथ इजमाल में थे वही भाई या भतीजा को हिस्सा मिलेगा, यही कानून है। उसी पर आपको लड़िएगा तो आपको फायदा होगा। और अगर पंचनामा में कोई गलत लिख दिया होगा तो पंचनामा में लिखने से भी आपका कुछ नहीं होगा। तो पंचनामा पर लड़ जाइएगा, लेकिन पंचनामा पर लड़ने के लिए पंचनामा का मजमून देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। अगर वैसा होगा तो फिर आपको लेकर के मेरे पास आना होगा, और नहीं तो वहाँ पर जो आपके वकील साहब हैं वहाँ जा कर के मिलिए, उनसे दिखाइए, उसके बाद आगे का कार्रवाई कीजिए। और फिर आगे लिखते हैं, सर मेरा एक ही सवाल का सर जवाब 2 बार दिए हैं। 1 जनवरी का सवाल है, पूरा व्याख्या कर के दिए हैं। सर इसका जवाब देने का प्रयास करें, आपका आभारी सुधाकर सिंह। तो आप प्रश्न घुमा-घुमा के 2 बार पूछे होंगे, तो हो सकता है ये गलती से एक ही प्रश्न दोबारा निकल गया हो प्रिंट में। ये भी हो सकता है कि ये जो भी हम जवाब दे रहे हैं हमको अभी याद नहीं है, शायद इसका भी जवाब पहले दे दिया होगा जैसा हमको याद पड़ता है। तो जो भी हो, आइंदे से सुधाकर जी सोच समझ कर सवाल दीजिए, और सवाल देने के लिए जो आधार है कागज का, तो क्लियर लिखिए कि इस कागज में ये लिखा हुआ है, इस कागज में ये लिखा हुआ है, इस कागज के हिसाब से ही होता है। अब जैसे कुर्सीनामा बनाते, कुर्सीनामा बनाने के बाद देते कि नाम देते कि इनके इनके बीच में बंटवारा हुआ, फलाना साल में बंटवारा हुआ, बंटवारा से ई प्लॉट इतना जमीन इनको मिला, ये इतने एकड़ इनको मिला, इतना एकड़ इनको मिला, और उस पर उन लोग का ऐसे कब्जा स्पेसिफिक देते, डेट वाइज देते, और तब उसके बारे में पूछते तो कुछ तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता।
जो कि बगैर यहाँ पर आए हुए पॉसिबल नहीं है, या किसी वकील के पास गए हुए पॉसिबल नहीं। तो वो सब ऐसे व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर पूछ लेने से आपका काम नहीं चलेगा। सही में अगर आपको प्रॉब्लम है, ऐसे शौकिया सवाल पूछ लिया और शौकिया जवाब मिल गया, तो उससे आपको अगर संतुष्टि है तो आप पूछते रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारा प्रश्न जो आपका होगा हमारे दायरे में आएगा, और उसका जवाब देने के लिए हमारे पास पर्याप्त मटेरियल रहेगा, तब हम सही जवाब देंगे। अगर पूरा मटेरियल नहीं रहेगा तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आपका ही समझ समाप्त हो गया। उसके बाद फिर प्रश्न है अविन कुमार अरविंद मधुबनी से। अविन कुमार अरविंद मधुबनी से ये लिखते हैं, सर, वन क्वेश्चन, व्हाट इज योर क्वेश्चन। हमने लिखा व्हाट इज योर क्वेश्चन। फिर लिखते हैं मेरे क्लाइंट को इविक्शन को डिग्री मिला, मैंने एक्सक्यूशन फाइल किया, बट थर्ड पार्टी पेपर होकर दावा अपीयर होकर दावा करता है और कहता है कि मुझे केवाला से प्राप्त है। फिर मैंने उसी डिग्री में एक्सक्यूशन कोर्ट में मिसलेनियस केस फाइल किया, ऑर्डर 21/97/99/101 में, पर कोर्ट में ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। उसके बाद लिखते हैं मिस अपील फाइल कर सकते हैं। तो आप मिसलेनियस अपील फाइल कर दिया 21/97 में, तो आपने किसी से पूछ के फाइल किया था। आप क्या करते हैं? आप वकील हैं? अरविंद कुमार अरविंद मधुबनी। अगर वकील हैं तो जैसा आपने लिखा उसके हिसाब से लगता है कि आपको वकील होना चाहिए। तो अगर आप वकील हैं तो आपको बेसिक ज्ञान नहीं है, आपको सीनियर से पूछना चाहिए। अगर ये आपका अपना केस है तो आप बहुत बड़ी गलती की हैं। अगर क्लाइंट का केस है जो वकील कर रहे हैं तो और भी गलती की है, वकील का और भी जवाबदेही है। कि जैसे कि आप बिरहनी का भी मंत्र नहीं जानते हैं और गोहमन सांप के काटा हुआ का आप झाड़ रहे हैं, विक्स झाड़ रहे हैं, वही हालत। तो जो चीज़ नहीं जानते उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप वकील हैं तो MISS लिखें, मिस केस। मिसलेनियस केस का शॉर्ट में फॉर्म अगर लिखना है तो MISC होता है, मिसलेनियस केस, विविध वाद। तो पहली बात तो इविक्शन का केस जो था वो किस ग्राउंड पर था, डिग्री वो जनरल सूट था कि स्पेशल सूट था, ये जानना जरूरी। फिर भी अगर आपने एक्सक्यूशन किया तो एक्सक्यूशन में आपको 21/97 में थर्ड पार्टी के ऑब्जेक्शन पर कोई जरूरत नहीं था फाइल करने का, आपने गलत पिटीशन फाइल कर दिया। हमने आपको जवाब ही दिया था, उसमें जवाब में लिखा था कम विथ फाइल एंड कंसल्टेशन फी फॉर करेक्ट ओपिनियन, योर एक्शन इज रॉन्ग। इसीलिए हमने पहले दे दिया था। अब फिर आपको बता रहे हैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से कि आपने क्लाइंट को गलत राय दिया। 21/97 का कोई पिटिशन आपकी तरफ से मेंटेनेबल नहीं है। थर्ड पार्टी को इविक्शन सूट में कोई इंक्वायरी करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहली गलती हो गई। दूसरी बात की अगर आपका 21/97 ये हो गया, डिसमिस हो गया, तो इसका अपील नहीं हो सकता है। ये भी आपको जानकारी नहीं है। मिसलेनियस अपील कब होता है? मिसलेनियस अपील के लिए CPC में प्रावधान है, ऑर्डर 43। ऑर्डर 43 में लिस्ट दिया हुआ है कि किस किस ऑर्डर के अगेंस्ट में मिसलेनियस अपील होगा। तो ऑर्डर 43 आप देखिए, उसमें कहीं 21/97 नहीं है। ऑर्डर 21 का अलग अलग रूल का है, लेकिन 21/97 का या 99 का या 101 का नहीं है। तो इसलिए पहला जवाब मेरा है कि सेक्शन ऑर्डर 43 CPC के हिसाब से अगर आपका 21/97 का पिटिशन रिजेक्ट हो गया है तो उसका कोई अपील नहीं होगा। आपको हाई कोर्ट आना होगा, सिविल मिसलेनियस के पिटिशन फाइल करना होगा या सिविल रिवीजन फाइल करना होगा हाई कोर्ट में। इसका अपील नहीं होगा। उसके बाद फिर संतोष कुमार राय, ये कहाँ से लिखते हैं? इन्होंने लिखा एक संतोष कुमार राय समस्तीपुर से, पहले बराबर पूछते थे, हो सकता है वही हो, लेकिन अभी जो व्हाट्सएप पर लिखे हैं नाम, उसमें एड्रेस नहीं लिखे हैं। इनका कहना है जमीन रजिस्ट्री 18 साल पहले हुआ है, लेकिन जो रजिस्ट्री करा है 5 साल बाद मर गया। उसका बेटा दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन 23/24 में आवेदन किया, तो मरे हुए व्यक्ति के नाम से दाखिल खारिज हो सकता है? मरे हुए व्यक्ति के नाम से दाखिल खारिज नहीं हो सकता है। बाप मर गया तो उसके जगह पर उसके बेटा का, मरे हुए आदमी के जगह पर होता है। मरा हुआ आदमी का नाम कैसे चढ़ेगा? मरा हुआ आदमी थोड़े एप्लीकेशन देने जाएगा। इसलिए मरे हुए व्यक्ति का नाम है। अब अगर ऐसा सवाल होता है कि 18 साल पहले रजिस्ट्री हुआ, तो जो आदमी रजिस्ट्री कराया वो 5 साल तक तो बचा,
तो 5 साल के अंदर उसने क्यों नहीं करवाया था अपना म्यूटेशन? अगर बगैर म्यूटेशन किए हुए ही मर गया, तो अभी तक विक्रेता का ही नाम 18 साल से चल रहा है, तो आपको सीओ के यहाँ एप्लीकेशन देना होगा बेटा के तरफ से, तो उसमें एक्सप्लेन करना होगा और ये कहना होगा कि पिताजी का नाम नहीं चढ़ सका है, हम उनके वारिस हैं, इसलिए अब उनके जगह पर हमारा नाम ही चढ़ा दिया जाए, तो उनका नाम चढ़ा सकता है। अगर आपका सही है, सेल डीड आपका कब्जा है, तो चढ़ा सकता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, स्पेशल सर्वे में पुराना खतियान के आधार पर घोषणा पत्र जमा हो रहा है, लेकिन आरएस सर्वे मधुबनी जिला के फाइनल हो चुका है, आरएस सर्वे के आधार पर प्रपत्र दूर नहीं ले रहा है, क्या कारण हो सकता है? ये कारण हम नहीं बता सकते हैं, कारण तो उसी से पूछिएगा। एक कारण जो हम जानते हैं कि रिविजनल सर्वे बहुत सा जिला में, बहुत सा जगह में फाइनल नहीं हुआ है और उसका फाइनल पब्लिकेशन नहीं हुआ है। तो जहाँ पर ड्राफ्ट खतियान है, फाइनल पब्लिकेशन नहीं हुआ, वहाँ पर नहीं ले रहा है, तो सही कर रहा है। लेकिन रजिस्ट्री में नया पुराना खसरा से रजिस्ट्री होता है, अंचल में दाखिल खारिज सीएस सर्वे से अभी तक होता है। तो ये कहाँ गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन कानूनी बात बता सकते हैं कि अगर सर्वे खतियान फाइनल है, आरएस हो या सीएस हो, जहाँ अगर सीएस हो गया और सीएस के बाद आरएस नहीं हुआ, तो सीएस ही आधार बनेगा। इसके अलावे एक्चुअल कब्जा है या कोई डॉक्यूमेंट है, उसके आधार पर प्रपत्र दू भरा जाएगा। अगर मान लिए कि सीएस के बाद आरएस बन गया और आरएस फाइनल है, वो फाइनली प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड है, तो आरएस के आधार पर प्रपत्र भरा जाएगा। अगर नहीं लेता है, तो अगर आपको उससे कोई नुकसान है, तो ऊपर के पदाधिकारी के यहाँ आप शिकायत कर सकते हैं। अगर आपका नाम नहीं चढ़ाएगा, तो आप बाद में मुकदमा टाइटल कर सकते हैं। आपका नाम चढ़ेगा, आपके नाम से खाता खुलेगा। उसके बाद का प्रश्न है अविनाश कुमार, ये कहाँ से लिखते हैं, इन्होंने नहीं लिखा है। ये लिखते हैं, मेरे पिताजी केसीसी लोन लिए थे, वो अपने जीवन काल में उस जमीन के ब्याज आदि का भुगतान समय पर कर दिया करते थे। उनकी मृत्यु 2022 में हो गई। अब मेरे पास उस लोन के देने के पैसे नहीं है। ऐसे में बैंक मेरे ऊपर क्या लीगल एक्शन, पीडीआर एक्ट आदि में ले सकता है? मुझे बचाव में क्या करना चाहिए? मैं अभी विद्यार्थी हूँ, घर में कोई आय का साधन नहीं है। देखिए, आपने पहली बात तो ये केसीसी लोन कब लिए थे, कौन साल का इन्होंने नहीं दिया है। तो कोई भी लोन के वसूली की प्रक्रिया है जो उसके अंदर लिमिटेशन है। अगर सिर्फ प्रोनोट है, हैंड नोट जिसको बोलते हैं, प्रोनोट पर लोन लिया गया है, कोई मॉर्गेज का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसका 3 साल के अंदर पीरियड होता है। 3 साल के अंदर जिस दिन लोन दिया गया, 3 साल के अंदर ही बैंक केस कर सकता है। अगर मान लिए कि लोन देने के बाद बीच बीच में कभी रुपया कुछ जमा किए हों, इस किस्त में इंस्टॉलमेंट में किए हों, तो जिस दिन आखिरी बार रुपया जमा हुआ उस दिन से 3 बरस, तो ये सब डेट जानना जरूरी है। फिर भी अगर आपके पास कोई जमीन जायदाद नहीं है, तो डरने की बात नहीं है। और आपसे पैसा वसूल करने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें बैंक जाएगा। अगर 3 बरस से ज़्यादा हो जाएगा, तब बैंक का रुपया सोफ्ट हो जाएगा। इसलिए अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर पिताजी के नाम से नोटिस आता है, तो जो व्यक्ति नोटिस लेके आएगा, उसको सीधे लिखवा देना है नोटिस पर कि नोटिस पाने वाले जो व्यक्ति है, वो उनकी मृत्यु दिनांक इतना को हो गई है। ये लिखा करके नोटिस उसको लौटवा दीजिएगा और नोटिस का फोटो कॉपी मोबाइल से फोटो लेकर के अपने पास रख लीजिएगा। या अगर आप लीजिएगा, नोटिस दे देगा तो ले लीजिएगा, रिसीविंग नहीं दीजिएगा, या कोई दूसरे आदमी से रिसीव करा दीजिएगा, अपने परिवार के किसी व्यक्ति से नहीं कराइएगा। ऐसा होगा तो आप उसको रखे रहिएगा। अगर 3 साल से ज़्यादा हो जाएगा, तब बैंक आपसे वसूल ही नहीं कर सकता, बार बाई लिमिटेशन होगा। आपको देना नहीं है तो चुपचाप रहना है, कुछ नहीं करना। अगर आपके ऊपर केस करेगा, तो आपके पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं जिससे वसूल करेगा। तो वसूल करता है प्रॉपर्टी नीलाम करा के, तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तो चिंता की बात नहीं है। और उस समय आप केसीसी लोन था तो खेती के लिए होता है, तो जमीन जायदाद तो होगा आपके पिताजी को। तो वो जमीन जायदाद खाता पुस्तिका वगैरह कुछ वहाँ पर जमा हुआ है कि नहीं, कोई कागज आपका बैंक में जमा हुआ है कि नहीं, रसीद, ये जानकारी लेना चाहिए। तो जो जमीन आपके पिताजी का होगा, उस पर कार्रवाई करेगा। तो उस समय जैसा होगा, आपको वकील से मिलना होगा, मिल करके लड़ाई लड़ना होगा। यही आपके सवाल का जवाब है। धन्यवाद।